एवरीवन। तो विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व हम चैप्टर 14 में अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन के बारे में बात करते हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और हर साल पेपर में आते हैं। तो देखते हैं, सर जॉन ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है और मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों का चयन किया और हम वनस्पतिक विज्ञान के पिता के रूप में हम इनको जानते हैं, मेंडल को ही जानते हैं। तो आगे हम बात करते हैं अनुवांशिक की परिभाषा क्या होती है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिकता तथा विभिन्नता की कार्यकी का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? अनुवांशिकी कहलाती है। संकर किसे कहते हैं? ऐसी संतति जिनमें जनकों के दोनों लक्षण उपस्थित हो संकर कहलाता है। मेंडल के कौन कौन से नियमों का प्रतिपादन मेंडल ने किया? तो पहला नियम था मेंडल का प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था युग्मकों की शुद्धता का नियम, तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस प्रकार हम देखें तो मेंडल ने 3 नियम दिए थे। पादप प्रजनन क्या है? पादप प्रजनन एक कला एवं विज्ञान है जिसका उद्देश्य पादपों में सुधार करके उन्हें और अधिक उपयोगी बनाना है। बैक क्रॉस क्या है? जब किसी संकर का किसी जनक से संकरण कराया जाता है तो इसे बैक क्रॉस कहते हैं। तो इसमें इस संकरण में प्रायः 50% नमूने हमेशा शुद्धवंशीय तथा 50% नमूने संकर प्रकार के होते हैं। तो अनुवांशिकी की परिभाषा हमने देख ली। इसका महत्व देखें तो मनुष्य की जाति को सुधारने में अनुवांशिक का प्रयोग होता है। जानवरों और मनुष्य में रतौंधी, हीमोफीलिया जैसे अनुवांशिकी रोगों को दूर करने में तथा अनुवांशिकी का बहुत योगदान। पौधों की उपज बढ़ाने में सहायक होता है, पौधों के गुणों को बढ़ाने में सहायक होता है, पौधों को अधिक पैदावार वाले किस्म बनाने में सुधार कर सकता है तथा धान्य एवं सब्जी वाली फसलों में सुधार कर सकते हैं। अनुवांशिक ज्ञान के आधार पर पादप प्रजनन तथा पशु प्रजनन में सुधार कर सकता है। अभी जो AI हो रहा है वो पशु प्रजनन का ही उदाहरण है। पादप प्रजनन में ऊतक संवर्धन के का महत्व कोई 4 बिंदुओं में लिखिए। तो ऊतक संवर्धन वह विधि जिसके द्वारा पादप कोशिका या ऊतक से संवर्धन माध्यम में पूर्ण पौधों को प्राप्त किया जाता है। तो इसका महत्व क्या है? इस विधि से रोग मुक्त पौधे प्राप्त कर सकते हैं। फसल संकरण के लिए भ्रूण की रक्षा हो जाती है। इस विधि से अगुणित नरों का उत्पादन हो जाता है। उत्परिवर्तनियों का प्रेरक तथा चयन किया जाता है। इस विधि से सूक्ष्म प्रवर्धन होता है। पादप प्रजनन की परिभाषा हमने देख लिया। अब इसके उद्देश्य देख लेते हैं। तो पहला उद्देश्य अधिक उपज देने वाली फसलों का निर्माण करना, शीघ्र पकने वाली फसलों का निर्माण करना, फसल में अच्छे गुणों के विकास के लिए प्रोत्साहन देना, जैसे कपास में रेशे को लंबा करना, रोग प्रतिरोधक किस्मों का विकास करना, बंजर एवं कम उपजाऊ मिट्टी में उगने वाली पौधों या किस्मों का विकास करना। ये क्या है? पादप प्रजनन के उद्देश्य हैं या महत्व हैं। तो पादप प्रजनन का महत्व भी आता है तो क्या लिखना है? उत्तम गुणों वाली पौधों का विकास करना या वैरायटीज का बनाना, रोग एवं कीट प्रतिरोधी पादप जातियों का आविष्कार करना, ऐसे पौधों का आविष्कार करना जिनमें कम खाद कम पानी की आवश्यकता हो, कम खर्च में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। तो नेक्स्ट देखते हैं अनुवांशिक अभियांत्रिकी की कोई 4 उपयोगिताएं अथवा महत्व लिखिए। तो इसमें हम देखते हैं फसल उत्पादन में योगदान क्या है? नस्लों में सुधार होता है, उच्च गुणवत्ता होती है, अधिक अधिक उपज होती है और रोग रहित जातियां प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन आता है मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के कौन कौन से विरोधी लक्षणों को चुना? तो बीज का स्वरूप चुना, गोल एवं झुर्रीदार, बीज का रंग था हरा एवं पीला, तने का स्वरूप लंबा एवं बौना, फूल की स्थिति कक्षीय एवं अग्रस्त, फूल का रंग था लाल एवं सफ़ेद, फली का स्वरूप था फूली हुई तथा संकुचित, फली का रंग था हरा और पीला। इस प्रकार फली को लेकर के 2, फूल को लेकर के 2, बीज को लेकर के 2, केवल तने का एक ही लक्षण लिया था। मेंडल ने प्रयोगों के लिए मटर का ही चुनाव क्यों किया? तो पहला कारण है मटर 1 वर्षीय शाक पौधा, इसलिए कम समय में ही संकरण के परिणाम मिल जाते हैं। इमली, बरगद, पीपल लेता तो 100 साल में अगली पीढ़ी आ पाती, क्योंकि अगला पौधे के बाद जब आते तो कई साल
लग जाते हैं। ये एक वर्षीयता फटाफट आपका पौधा समाप्त हो जाता है और संकरण के परिणाम 1 साल में मिल जाते हैं। पौधे मटर के पुष्प द्विलिंगीय तथा स्वपरागित होने के कारण हमेशा गुणों का सही अभिव्यक्त करते हैं। परपरागण होते तो हमेशा गुणों में विभिन्नता पाई जाती है। मटर के पुष्पों में सरलतापूर्वक परपरागण कृत्रिम विधियों द्वारा किया जा सकता है। मटर के पुष्प के दल तितली आकार होते हैं, अतः ये दल मटर के पुष्पों में जनन अंगों को ढके रहते हैं। इससे स्वपरागण की क्रिया संपन्न होती है। स्वपरागण द्वारा निर्मित बीज एक ही जनक की संतान रहते हैं। इसमें गुण पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। संकरण के द्वारा प्राप्त संकर हमेशा पूर्ण रूपेण जनन क्षम्य रहते हैं। ठीक है, तो यह हमें समझ में आई चीजें। मटर के पौधे का चुनाव मेंडल ने क्यों किया। नेक्स्ट प्रश्न है मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जब 2 जोड़ी लक्षणों को लेकर के संकरण किया जाता है तब एक लक्षण का दूसरे लक्षण पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता तथा प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन होता है। इसको क्या कहते हैं? मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यहाँ से द्विसंकर क्रॉस भी कहते हैं। मेंडल की वंशागति की प्रभाविता का नियम, परिभाषा तथा उदाहरण बताइए। प्रभाविता का नियम क्या है? जब 2 असमान गुणों वाले जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में संकर संतानें उत्पन्न होती हैं। पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण स्पष्ट होते हैं तथा अप्रभावी लक्षण छिप जाते हैं। तो क्या कहलाता है? ये प्रभाविता का नियम कहलाता है। उदाहरण है, मेंडल ने जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने मटर के पौधों के बीच संकरण कराया तो पहली पीढ़ी में F1 उत्पन्न मटर के सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, है ना। तो मेंडल के वंशागति के पृथक्करण का नियम लिखिए। तो क्या है इसका नियम? गैमेट निर्माण में 2 एलील जोड़े पृथक हो जाते हैं तथा जीन के एक जोड़े में से केवल एक ही जीन गैमेट में पहुंचता है, जब दोनों जीन कभी भी नहीं पहुंचते हैं। जीन की यह प्रकृति को पृथक्करण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए। तो उत्पन्न पौधों में स्वपरागण के थ्रू हम देखते हैं कि उत्पन्न पौधों में गुणों की शुद्धता बनी रहती है, वहीं परपरागण में शुद्धता समाप्त हो जाती है। स्वपरागण में मात्र पौधे के गुण होते हैं, वहीं मात्र पौधे के गुण परपरागण में प्राप्त नहीं होते हैं। पुष्प का द्विलिंगीय होना जरूरी होता है, वहीं पुष्प परपरागण में द्विलिंगी होना जरूरी नहीं होता। स्वपरागण में पौधे कमजोर तथा निम्न गुण वाले होते हैं, परपरागण में पौधे स्वस्थ तथा ओज गुण वाले होते हैं। स्वपरागण में नई जाति का विकास नहीं किया जा सकता, परपरागण में नई जातियों का विकास किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है मेंडल की सफलता के प्रमुख कारण बताइए। तो पहला कारण है कि उन्होंने एक समय पर एक ही लक्षण का वंशागति का अध्ययन किया। उन्होंने प्रयोगों को सावधानी पूर्वक संपन्न करते हुए प्रयोगों का रिकॉर्ड रखा। एक पौधे को अध्ययन के लिए चुना जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध है तथा उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी भी लक्षण के दोनों विपरीत लक्षणों वाले पौधों को पृथक पृथक गणना की। उन्होंने अपने पौधों को F2 से F3 पीढ़ियों तक के अध्ययन किया। कुछ और चीज़ें हैं तकनीकी बातें, जैसे समयुग्मजी होमोजाइगस, इसको क्या कहते हैं? यदि माता तथा पिता दोनों से समान विकल्प वाले लक्षण संतानों को प्राप्त होते हैं तो बनी हुई जोड़ी समयुग्मजी कहलाती है। मटर का शुद्ध लाल पुष्प का गुण R। सिंगल हाइब्रिड क्रॉस, एकल संकर क्रॉस, जिस क्रॉस में विभिन्न गुणों के एक जोड़े में संकर कराया जाता है तो वह एकल संकर क्रॉस कहलाता है। शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच का संकरण का उदाहरण है। बैक हाइब्रिड क्रॉस तथा हाइब्रिड को देखेंगे, जब 2 विपरीत गुण वाले जीवों का संकरण कराया जाता है तो जो संतान उत्पन्न होती है वह क्या कहलाती है? संकर या हाइब्रिड कहलाती है। जब शुद्ध लंबी मटर को शुद्ध बौने से क्रॉस कराया जाता है तो उत्पन्न संतान क्या कहलाएगी? संकर कहलाएगी। बैक हाइब्रिड क्रॉस, जब किसी संकर का किसी पीढ़ी के किसी भी जनक से कराया जाता है तो वह क्रॉस क्या कहलाता है? संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी जनक से कराया जा सकता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पादप प्रजनन की 4 विधियों के बारे में बताइए। तो पहला सिलेक्शन, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन संकरण, और तीसरा बहुगुणिता, चौथा ऊतक संवर्धन।
चयन में क्या होता है, समष्टि में से जैसे खेत है, खेत में से कुछ अच्छे गुण वाले पौधों को हमने अलग कर लिया, ये क्या कहलाता है, हमारा सिलेक्शन कहलाता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, प्रत्येक पीढ़ी से उचित गुण वाली संततियों का चयन पादप प्रजनन तथा उत्पादन के लिए किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन, दो विभिन्न प्रकार के अनुवांशिक लक्षण वाले जीवों को जनन की दृष्टि से संयोग कराकर नई संतानों को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है। बहुगुणिता, बहुगुणक वह स्थिति है जिसमें किसी जीव में गुणसूत्रों के एक या कई सेटों की वृद्धि होती है। जीवों के बहुगुणक होने की क्रिया को बहुगुणिता कहते हैं। ऊतक संवर्धन, वह विधि जिसके द्वारा पादप कोशिका या ऊतक से संवर्धन माध्यम से में पूर्ण पौधे को प्राप्त किया जाता है, ऊतक संवर्धन कहलाते हैं। अब आगे एक क्वेश्चन और है, हम देखते हैं। मेंडल के प्रयोगों का महत्व लिखिए। तो इसका आंसर लिखते हैं। मेंडल के प्रयोगों द्वारा शुद्ध पौधे तथा अशुद्ध पौधों में अंतर किया जा सकता है। मेंडल के प्रयोगों के आधार पर पौधों की उन्नत किस्में बनाकर उनमें फसल के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। मेंडल के प्रयोगों के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों को उत्पन्न किया जा सकता है और पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर नई किस्मों का विकास किया जा सकता है। पौधों के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले रोगों को खोजकर उनका उपचार किया जा सकता है। तो ये 14 चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।